नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज एक बहुत ही अहम सवाल। आप जानते ही हैं, देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लागू है, यानी कि फौजदारी का कोई मामला है तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में होने के बावजूद, और 66 साल हो गए हैं हमारे संविधान को लागू हुए, आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता देश में लागू नहीं हो पाई है। और अब की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार ने मन बना लिया है। इसके लिए लॉ कमीशन को सरकार ने सिफारिश भी, अपनी रिकमेंडेशंस भी भेज दी हैं। सरकार की माने तो इसमें सबसे बड़ी बाधा के तौर पर अलगाववाद, सेपरेटिज्म, रूढ़िवाद और अल्पसंख्यकों के निजी कानून को लेकर भ्रम की स्थिति, ये तीन बड़ी अड़चनें हैं। इसीलिए समान आचार संहिता लागू नहीं हो पा रही है। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कॉमन सिविल कोड की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद इस बाबत क्या कह रहे हैं। लॉ कमीशन स्वयं सामान्य नागरिक संहिता के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहा है और सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद लॉ कमीशन के द्वारा जो इसके बारे में रिपोर्ट दी जाएगी उसके आलोक में आगे विचार किया जाएगा। और मेरे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, संघ के विचारक राकेश सिन्हा, शाइस्ता अंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो लगातार मुखालफत करता आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की, वो हमारे साथ हैं। मुफ्ती कासमी, दिक्कत क्या है, एतराज क्यों? देखिए, एतराज की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। असल ये हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं, यहाँ की जो तहजीब रही है, यहाँ की जो रवायत रही है, वो मुख्तलिफ किस्म की तहजीबें हैं, मुख्तलिफ किस्म की रवायतें हैं। अगर मैं कोई अपराध करता हूँ, क्रिमिनल एक्ट करता हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ लेकिन जहाँ शादी की, तलाक की बात आ जाती है, इनहेरिटेंस की बात आ जाती है, सक्सेशन की बात आ जाती है, वहां पर आपको विरोध? देखिए, क्रिमिनल कोड में तो अलग अलग होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सिविल कोड में पॉसिबल है। इसलिए चूंकि ये पॉसिबल है, 60 साल से हम देखते आ रहे हैं कि मतलब आप रह रहे हैं रूढ़िवादी सोच, नहीं, वो सोच डोमिनेशन को, वो सोच नहीं। आप ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, जहाँ कानून के अंदर जो है सिविल कोड की बात की गई है, वहाँ सिविल कोड में कहीं भी जो है हिंदू सिविल कोड की बात नहीं की गई है, मुस्लिम सिविल कोड की बात नहीं की गई है, क्रिश्चियन सिविल कोड की बात नहीं की गई। सबसे पहले आप सिविल कोड का स्क्रिप्ट तो पेश करें। कौन सा सिविल कोड आप चाहते हैं? यक्सा सिविल कोड, हिंदू कोड बिल 1954 में यक्सा सिविल पेश किया गया, 56 में कानून बन गया, और वो तो अलग कानून है। लेकिन जो आर्टिकल 44 के तहत जो इसके पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की बात कही थी कि लागू करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन आया था सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं, बहुत पहले से ऑब्जर्वेशन आया था। ये तो राजनीति आ जाती है नहीं, और आप लोग राजनीति करने लगे। उसमें तो हम तो मुझे ये बताइए, दिक्कत क्या है? शादी तलाक के कानून को लेकर हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर दिया जाए। ये दिक्कत हम उस वक्त पेश करेंगे जब आप जो है ना यक्सा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई स्क्रिप्ट पेश करेंगे। आज तक आप लोगों ने किसी ने भी, जो लोग चाहे बीएचपी वाले हों, आरएसएस वाले हों, बीजेपी वाले हों, जो लोग सिविल कोड की बात करते हैं, आज तक मैं कहता हूं उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो स्क्रिप्ट पेश कर सकें। आज तक कोई खाका तैयार किया है? या बीजेपी के प्रवक्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, खाका तैयार किया है आपने? पेश करें हमारे सामने, फिर हम उस पर अपना रिएक्ट करेंगे। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, ये जो प्रश्न अभी पूछा गया, ये प्रश्न पार्लियामेंट में भी पूछा गया था और रविशंकर प्रसाद जी ने इसका जवाब दिया था कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की प्रक्रिया ऑलरेडी आरंभ हो गई है, और केवल स्टेक होल्डर्स भी नहीं, उसके साथ महिला आयोग जो है वो कमीशन भी इसके साथ बातचीत कर रही है। क्योंकि मैं यहाँ एक स्पष्टीकरण दे दूं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये कम्युनल विषय नहीं है, ये धर्म का विषय नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का विषय है। इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स, इनका प्लस नारी जो महिला कमीशन है, ये सब बैठकर ऑलरेडी इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये गलत बात होगा कि साल क्यों लग गए? दूसरी बात आती है क्या, ये बताइए। हाँ,
मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक 66 साल लगने का सवाल है, प्रियंका जी भी मौजूद है, वो इस पर बोलेंगी। और मैं आपको याद दिलाऊं कि लगभग आज से 2 महीने पहले एक जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कांग्रेस की सरकार को रेकमेंड किया था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, मगर कांग्रेस ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, आपको अगर याद हो तो। बिल्कुल याद है। तीसरी बात देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं का विषय नहीं है, और इसी को तो अभी संदीप जी ने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को मिटाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जब सरला मुदगल का केस सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी, या शाहबानो के केस, दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 44 इज अ डेड लेटर। फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस रिमेन अ डेड लेटर? आर्टिकल 44 जो बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था और यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड बाबा साहेब अंबेडकर ने की थी, वो आखिरकार अब तक डेड क्यों है? और मैं आपको एक और जानकारी, सबसे बड़ी भ्रांति, एक मिनट सुनिए संबित, एक मिनट सुनिए, माफ कीजिएगा कि बीच में काट रहा हूं। मुफ्ती कासमी, सबसे बड़ी भ्रांति की बात हो रही है ना, मुझे ये बताइए, मोरक्को मुस्लिम मुल्क है कि नहीं? है, बहुत सारे मुस्लिम। टूनीशिया, नहीं, हाँ या ना बताते जाइए। टूनीशिया, टर्की, इजिप्ट, बिल्कुल, जॉर्डन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहां पर सारे जो प्राइवेट मसलात हैं, जो निजी मामले हैं, उनके लॉज कोडिफाई कैसे हो गए, भारत में क्यों नहीं होते? हम तो सेक्युलर मुल्क हैं, ये सारे मुस्लिम मुल्कों ने अपने लॉज को कोडिफाई कर दिया है। तो यहाँ आपको क्या दिक्कत? यहाँ कैसे कोडिफाई नहीं है? यहाँ पे वही तो आप नहीं होने दे रहे। पर्सनल लॉ जो है अकॉर्डिंग टू एक्ट है, अकॉर्डिंग टू एक्ट पर्सनल लॉ है, और पर्सनल लॉ कोडिफाई है। उसके तहत जो आर्टिकल 25 से 30 यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो जाता? यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई स्क्रिप्ट आपने आज तक पेश किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम पेश कीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू हिंदू क्या होता है? नहीं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हिंदू फिर क्या होगा? जो आप ये अगर उसको, अगर वो हिंदू धर्म के सिविल कोड को डिफाइन करेंगे, ना, ये गलत बात है, जो है आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, समझाइए। देखिए मौलवी साहब, ये गलत बात होगा, आप गलत बातें ना करें। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम या अकॉर्डिंग टू हिंदू ये क्यों कह रहे हैं? मैं तो शुरू से कहा ये कम्युनल विषय ही नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण, और मैं बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था वो पूरा कागज लेकर बैठा हूँ। वही आप कर रहे हैं, मैंने सोचा आपसे मुफ्ती कासमी, बाबा साहेब अंबेडकर को तो मान लेते हैं। आपका एफिडेविट, बाबा साहेब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट इस साल मार्च में दिया हुआ, आप क्या कहते हैं? एंड आई कोट, मुस्लिम पर्सनल लॉ इज अ कल्चरल इशू, इट इज इनएक्सट्रिक्टिबली इंटरवोवन विद द रिलीजन ऑफ इस्लाम, thus it is the issue of freedom of conscience guaranteed under article 25, 26 read with article 29 of the constitution। आर्टिकल, हाँ, बिल्कुल ठीक। आर्टिकल 25 क्या कहता है बताइए? जब उसके तहत हमें हर तरह की कल्चरल आजादी मिल रही है, हमें अपने रिलीजियस, हमें ट्रेडिशन की आजादी मिल रही है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। बिल्कुल। और इसमें 25(2) क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी अदर लॉ। बिल्कुल, ये गलत तो नहीं कोट कर रहा? बिल्कुल सही है। तो इसमें आपकी आजादी पर कहां दखल अंदाजी हो गई? आप 25, 26, 29 बिना पढ़े कोट कर देते हैं, लोग मान लेते हैं, वो पढ़ते नहीं। मैंने 25 भी पढ़ा, 26 भी पढ़ा, 29, 26 भी पढ़ दूं, 26 भी पढ़ देता हूं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health. Every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions of religion and charitable purposes. ये A है। B है to manage its own affairs in matters of religion. C है to own and acquire movable and immovable property. D है to administer such property in accordance with law. आर्टिकल 29 कहता है, एक मिनट सुनिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 1 क्या कहता है इसका? 29 का अनुच्छेद 29 का, any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। इसमें शादी ब्याह तलाक कहां से आ गया? ये सारे आर्टिकल जो है, ये शादी ब्याह तलाक कहां से आ गया? ये जो कल्चरल ट्रेडिशन, ये सबकी जो आजादी मिल रही है, कल्चर आप अपना कल्चर संस्कृति बनाए रखिए, लेकिन एक औरत को
आप पशु की तरह ट्रीट करें, ट्रिपल तलाक दे दें और उसमें ये तर्क दे दें ऊपर से कि नहीं तो हत्या कर देता, नहीं तो हत्या कर देता। ये मेरे शब्द नहीं है, आपके शब्द हैं। ये कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शब्द हैं। मुसलमानों में या इस्लाम में जितने हुकूक औरतों को दिए गए हैं वो तो हम जानते हैं और उसको बयान कर सकते हैं, लेकिन उसको आप कैसे कह सकते हैं? शाइस्ता अंबर और आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो पशु एक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है, जैसे आप ऑल इंडिया विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड चला रही हैं, एक भारतीय महिला मुस्लिम महिला आंदोलन ये चला रही है नूर जहां, साफिया नियाज और जाकिया सोमन, आप जानती होंगी। 4710 अब तक का आंकड़ा है, ये 10,000 से ज्यादा पार करने वाला है। 4710 मुस्लिम औरतों की राय ली गई, उसमें से 92.1% कहते हैं ये ट्रिपल तलाक की बीमारी हटाओ, दूर करो इसे। 91.7 कहती हैं 4 शादी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए। 83.3% कहती है भाई कोडिफिकेशन कर दो, हमें न्याय मिल जाएगा। यही है ना मुस्लिम औरतों की आवाज, या मैं गलत कुछ कोट कर रहा हूं? शाइस्ता अंबर जी, औरतों की आवाज बिल्कुल सही है और हम अपने देश की अदालत से अपने शरई कानून के साथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान लेकर के हमारी सुप्रीम कोर्ट की अदालत से हम अपने इंसाफ मांगेंगे। रहा ये कि कॉमन सिविल कोड का मसला, यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में जो भी संविधान बना है वो सभी धर्म व समुदाय के मानने वालों को लेकर के बना हुआ है। कॉमन सिविल कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए कॉमन सिविल कोड तो सिर्फ मुस्लिम लॉ के ही लिए नहीं आता है, यहाँ फिर आप सिख लॉ भी ले आएंगे, बुद्ध लॉ ले आएंगे। वो तो कभी उठाते ही नहीं है इसे हिंदू मुस्लिम। हम देखते हैं हिंदू मुसलमान के चश्मे से ही देखा जा रहा है पूरी समस्या को। बहुत सारे लोग इससे एक मत नहीं होंगे। हाँ, मेरी बात समझिए, मैं अपनी बात कह दूं। दूसरा यह कि सिख लॉ में भी अगर आप देखते हैं कि वो कटार और तलवार उनका कानूनी है, तो क्या हम सब महिलाओं को कटार या तलवार मिली कानून में? नहीं मिली। इसी तरह से आप हिंदू मजहब में हमारी बहनें जो शादी होती है वो लाल ड्रेस में होती हैं और ईसाई दुल्हन सफेद ड्रेस में होती है। आप ड्रेस कोड और सिविल कोड को हिंदुस्तान में एक तरह सिविल कोड में नहीं ला सकते। हमारे हिंदुस्तान में अगर कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ लाखों रुपया दिया जा रहा है पैसा, वहीं अगर सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूलों में मेरा मसला राकेश सिन्हा, प्रियंका मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे कुछ अहम सवाल करने हैं। मेरा मसला अटका हुआ है शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, सक्सेशन को लेकर। उसमें एक समान कानून क्यों ना हो राकेश सिन्हा? उसमें दिक्कत क्या है? या ये सियासत है? समान कैसे ही हो ही नहीं। देखिए, हम तो खुद चाहते हैं कि जैसे हिंदू विवाह अधिनियम बना है वैसे हमारे पार्लियामेंट में, लॉ कमीशन में और हम सब लोगों को बैठाल के चर्चा की जाए कि जैसे हिंदू विवाह अधिनियम बना है वैसे मुस्लिम विवाह अधिनियम का प्रावधान किया जाए। हमारे तलाक, हमारे निकाह, हमारे मेहर, हमारी विरासत, हमारे खुला, ये सारे कानून हमारे शरीर के तरीके से हमको दिए जाए। दारुल कज़ा बहुत अहम बात कह रही हैं आप। दूसरों को भी मौका दीजिए, शाइस्ता नहीं दे पाए, दूसरों को भी मौका दीजिए। राकेश सिन्हा देखिए, तीन बिंदु है। आप किस लिबास में शादी करते हैं, शादी कराने वाला कौन है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला नहीं है। आप दिग्भ्रमित मत कीजिए लोगों को। 3 बातें हैं, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोर्स। ये तीनों का संबंध पुरुष और स्त्री संबंध को लेकर है। यह पुरुष और स्त्री का संबंध किस प्रकार का होगा? क्या इसमें जेंडर जस्टिस होगा या कोई एक जेंडर उस पर डोमिनेट करेगा? सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन 3 बातों का मूल रूप से रास्ता तलाशता है। और इन तीनों पर कोई हिंदू धर्म का जो कोड बिल है वो मुसलमानों पर थोप दिया जाएगा या सिख का ईसाई पर थोप दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक व्यापक डिस्कशन, डिबेट के बाद जो ऑप्शंस के साथ वो आएंगे, और ऑप्शंस में एक पैरामीटर जो बुनियादी सवाल उठता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच एक बुनियादी समानता का भाव। महिलाओं को उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का अधिकार है, चाहे इनहेरिटेंस में हो, चाहे सक्सेशन में हो, चाहे डिवोर्स में हो। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाओं को द्वितीय श्रेणी की नागरिक ट्रीट करता रहा। उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इमराना एक महिला है,
नहीं, उसके हिंदू में साथ भी है, हिंदू बलात्कार समाज की में भी है। घटना, उसके ये इसको लौट हिंदू किया। मुस्लिम जब बना देते हैं ना, मुझे दिक्कत होती है नहीं, राकेश मैं सिन्हा। आप सुन तो लीजिए, नहीं, आप नहीं। सुन तो लीजिए। अरे कानूनी रास्ता है, वहाँ महिलाएं जाकर पूजा अर्चना नहीं कर सकती थी। इस 2016 में जाकर उन्हें इजाजत मिल पाई कोर्ट के दखल के बाद, तो इसे हिंदू मुस्लिम ना बनाइए। संदीप जी, मैं 2 बातें पूरा कर दूं। हाँ। संदीप जी, दूसरी बात मैं पूरा कर लूं। देखिए, मुस्लिम रेजिस्टेंस है यहाँ पर। 29 रेजिस्टेंस तो हिंदू रूढ़िवादियों की भी है ना। में रह रहे हैं वो, कब भी हुआ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ? मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत रह रहे हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत रह रहे हैं? हाँ। एक संदीप जी, आप इसको आप पहले सुन लीजिए। देखिए, इसके लिए मुसलमानों से ज्यादा मैं कांग्रेस को दोषी मानता हूं। जब पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल आया था, तब जेबी कृपलानी जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने क्या कहा था नेहरू सरकार से? देखिए, लोकसभा में उन्होंने क्या कहा? लोकसभा में कहा कि सिर्फ हिंदू महासभा वाले सांप्रदायिक नहीं है, ये नेहरू सरकार सांप्रदायिक है जो एक कम्युनिटी के लिए कानून ला रही है, बाकी कम्युनिटी को छोड़ रही है। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए प्रियंका मैं आपके पास आकर तैयार था। राकेश जी, कांग्रेस आपने गंभीर आरोप लगाया, जवाब और दें। वामपंथियों ने इसे हिंदू मुस्लिम सवाल बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में रोड ब्लॉकेट किया। और मैं लास्ट पंक्ति सुन लीजिए। हाँ। जब आरिफ मोहम्मद खान पार्लियामेंट में खड़े हुए, राजीव गांधी 2/3 बहुमत के साथ थे, आरिफ मोहम्मद खान का अपमान हुआ, मंत्री पद छोड़ना पड़ा। वो कांग्रेस के थे। आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र के अध्यक्ष रह चुके थे। अब सवाल वो पूछने हिंदू नेता नहीं थे। अब सवाल पूछने देंगे। प्रियंका गंभीर आरोप ये है कि इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम मसला दरअसल कांग्रेस ने बनाया। 54 में आप हिंदू कोड बिल पेश करते हैं और तमाम कोडिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। लेकिन 1985 आते आते जब दरअसल पहला कदम उठाया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, जब शाहबानों को मेंटेनेंस दी जाती है, और उस वक्त के चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ की एक ऑब्जर्वेशन मैं यहां पर पेश करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कॉमन सिविल कोड वुड हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, लेकिन पैर पीछे खींच लिए राजीव गांधी ने। मुसलमानों के दबाव में आकर आरिफ मोहम्मद खान की बलि ले ली। राजनीति की आपने जब मौका था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का, हाँ या ना? सबसे पहले तो मैं सबसे पेशेंटली सबकी बात सुन रही थी और संदीप जी आपकी बात भी मैंने पेशेंटली सुनी है। आशा करूंगी कि मुझे भी बोलने का समय दिया जाएगा। यहाँ पे हमने पहले देखा कैसे शुरुआत की गई। हमने इक्वल राइट्स के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कशन के लिए, फिर हो गया ये हिंदू और मुसलमान का मसला, फिर आगे जाकर ये हो गया कांग्रेस की प्रॉब्लम। यही हमारी सारी डिस्कशन की सारी मूल जो डिस्कशन होता है आजकल, यही हो जाता है किस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी पे पिछले सरकारों पे मलकर हम अपने हाथ खड़े कर दें कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। यह आज हमारे पास देश में एक चॉइस है, या हम नेहरू जी को कोसते रहें जिंदगी भर या आने वाले समय में भी, और हम राजीव गांधी जी को बार बार क्योंकि वो अभी दुनिया में नहीं है तो हम उनपे अपना सारा ठीकरा फोड़कर हम ये डिस्कशन करते रहें, या हम ये डिस्कशन करें कि जिस इंटेंशन से हिंदू कोड बिल बना था और महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को उनके अधिकार मिले थे, उसके लिए हम नेहरू जी का धन्यवाद करें कि आज हिंदू महिलाएं आगे बढ़ गई हैं। दुख होता है इस बात का कि मुसलमान महिलाएं जो हैं, जो अपने अधिकार मांग रही हैं, वो इस राजनीति में फंस जाती हैं, हिंदू मुस्लिम सरकार की राजनीति में और फिर बीजेपी कांग्रेस वाली राजनीति में। प्रियंका, ये मुद्दा बहुत स्पष्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सरकार की इस बहुत आपने मुझसे सवाल किए, स्वागत करते हैं आप। मैंने सबके जवाब सुने हैं, सबके जवाब सुने हैं। या तो आप मेरा जवाब सुन लीजिए या मैं चुप्पी हो जाती हूँ। मैं सबके जो भी आरोप लग रहे हैं कांग्रेस को लेकर, मैं चुप से सुनकर मैं ये डिबेट में बैठी रहती हूँ। नहीं, इस पहल का आप स्वागत करती हैं या नहीं? मैं इस पहल का जरूर स्वागत करूंगी जहां पे महिलाओं के अधिकार को लेकर बात हो, पर महिलाओं के अधिकारों को हथकंडा बना देना कि हिंदुओं ने बहुत कर लिया और मुसलमान महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, ये भी कहना बहुत गलत है। आज राकेश सिन्हा जी बहुत आगे बढ़ कर बात कर रहे हैं कि हिंदू महिलाओं का ये हुआ है। हिंदू महिलाओं की भी बहुत अपनी खुद की परेशानियां हैं जिनसे शायद ये विपरीत हैं, या सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। नहीं, सुने तो सुने किसकी? दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहूंगी, सुने तो सुने किसकी?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही सरमाएदार है, सबका पैरोकार है, मुसलमानों की आवाज है, ये कैसे मान लूं मैं? ऑल इंडिया मैं वही बात कर रही थी, आपने मुझसे बीच में सवाल पूछ लिया। हाँ। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समय के हिसाब से महिलाओं की बात सुनता, मुसलमान महिलाओं ने जो जो प्रॉब्लम्स उठाई थी उसको अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की या रेजोल्यूशन करने की महत्वाकांक्षा रखता, तो आज शायद जो डिफेंस नहीं, ये इकलौती आवाज है ना। मुफ्ती काज़मी, मुझे ये बताइए, आप अकेले ठेकेदार कैसे हो गए मुस्लिम समाज के? ये ठेका किसने दिया आपको? वो तो एक एनजीओ है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी ये दावा नहीं किया कि हम अकेले ठेकेदार हैं, एनजीओ है। एनजीओ के इसलिए तो हम कहते हैं ना कि अगर ये अभी ट्रिपल तलाक का इशू उठा था, हम लोगों ने अलग ऐलान कहा था कि जिन महिलाओं को 300-400 में आप बनकर बैठ जाते हैं और आप सब पर ये सोच लीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरे मुल्क के उलमा की नुमाइंदगी है, महिलाओं की नुमाइंदगी है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 25 से 30% महिलाएं हैं और जो महिलाओं की आवाज सुनते महिलाओं के मशवरे उसमें रखे जाते हैं। जो लोग इस्लामी कानून को समझते हैं वो महिलाएं हैं, और जो वो महिलाएं जो इस्लामी कानून को जानती ही ना हो, पर्सनल लॉ को जानती ही ना हो, उनकी आवाज क्या होगी? वो अगर कौन से अगर कोई शोहरत हासिल करने के लिए कौन से बगावत करके और वो किसी इशू को लेकर के सामने आ जाए तो उनकी बातों को कहाँ तक सुनते रहेंगे? तो मेरा सवाल तो वही घूमकर रह जाता है। मैंने कुछ देश गिनाए थे, मोरक्को, टूनीशिया, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर उलमाओं को इल्म ही नहीं है। इसका मतलब कैसी बात है? मुस्लिम कानून का हर जगह आप लोग ही ठेकेदार बने हुए हैं, यही तो सवाल पूछा। हम लोग क्यों ठेकेदार रहेंगे? हमने कब मतलब दावा यहाँ किया? के उलमाओं को ज्ञान नहीं है, हम कब इस्लाम का ज्ञान नहीं है, आप लोगों का अकेले ज्ञान है। तो कहाँ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हो चुका है? यहाँ भी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ है, यहाँ भी हमारे पास पूरे तैयार रखी हुई है किताबें जिसके मुताबिक सब जो अमल कर रहे हैं। जो आर्टिकल 25 से 30 तक आपने 20 सेकंड है आपके पास, मुझे उसका कहना होगा। हम तो एक चीज सिर्फ हम पूछना चाहेंगे संदीप पात्रा जी से या राकेश जी से, सिर्फ एक बात तो ये करेंगे, क्या सिविल कोर्ट हमारे राष्ट्र का सिविल कोर्ट से कौन सा भला होने जा रहा है? और अभी अगर वो सिविल कोर्ट लागू नहीं है, कॉमन सिविल कोर्ट, तो उससे कौन सा बोल लूं प्लीज? अगर बहुत बड़े आप लोग राष्ट्रवादी हैं तो क्या मुसलमानों को समानता का हक क्यों ना मिले? मैं बोल लूं 20 सेकंड आप लोग की जाए। औरतों को मुसलमान की औरतों को राइट मिल ही रहा है। वो तो एक वो वुमेन महिला बना करके बैठी हुई, वो खुद कह रही है कि मन करे मैं आ सकता हूँ क्या? पाकिस्तान में आप 3 बार तलाक कहकर तलाक नहीं दे सकते। अरे सर, ये सब जो है भ्रम फैलाते हैं, भ्रम आप फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको कहूँ आप भ्रम फैला यहाँ भी अगर कोई चाहे तो कोर्ट मैरिज कर सकता है, जाके कौन रोकता है? पर्सनल लॉ ने कभी रोका? हजारों मुस्लिम महिलाएं कोर्ट मैरिज करती हैं जाके, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कभी रोका है? 15 सेकंड में मुझे वाइंड अप करना, मेरे पीसीआर डायरेक्टर कह रहे हैं मुझे 15 सेकंड। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बाबा साहेब अंबेडकर पे तो विश्वास करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने 2 बातें कही हैं जो जानना अनिवार्य है। बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि आखिरकार ये जो लिबर्टी मिली है हमें, वो क्यों मिली है? ताकि हम अपने जीवन में रिफॉर्म्स ला सके, ताकि एक इक्वलाइजेशन हो सके। एक महिला बिल्कुल परेशान हो रही है, दूसरा पुरुष आगे है, तो ऐसे चलेगा नहीं। दूसरी बात बाबा साहेब अंबेडकर ने कही, 1937 तक हिंदू बिल के अनुसार पूरा भारत चल रहा था, तब इस्लाम पे कोई खतरा नहीं था। इसलिए आप मत सोचिए कि इस्लाम पे किसी तो इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। अभी भी मनभेद हैं, मतभेद हैं दोनों तरफ। कासमी साहब आपका, राकेश सिन्हा, संबित पात्रा, शाइस्ता अंबर और प्रियंका चतुर्वेदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।